चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सभी आप सभी ध्यान दीजिए। अपन पढ़ रहे थे देनदार आवर्त अनुपात, स्टॉक आवर्त अनुपात, देनदार आवर्त अनुपात। आज बारी किसकी है? लेनदार आवर्त अनुपात। लेनदार किसको कहते हैं अपन लोग? जिस व्यक्ति से उधार माल खरीदते वो बंदा क्या है? लेनदार है। तो जैसे क्वेश्चन पढ़े बगैर पहले तो फॉर्मूला लिख लो। देखो निकालने क्या बोला है क्वेश्चन में, निम्न सूचनाओं से लेनदार आवर्त अनुपात और औसत भुगतान अवधि की गणना कीजिए। तो लेनदार आवर्त अनुपात निकालें, तो बोलो लेनदार आवर्त अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? लेनदार आवर्त अनुपात बराबर, बोलो फॉर्मूला क्या होता है लेनदार आवर्त अनुपात का? हाँ बिल्कुल, शुद्ध उधार क्रय बटे औसत लेनदार, बटे औसत लेनदार होता है। ठीक है, तो चलो बताओ शुद्ध उधार क्रय निकाल ले। तो देखो दिमाग लगाओ, शुद्ध उधार क्रय कैसे आएगा? शुद्ध उधार क्रय, देखिए शुद्ध उधार क्रय कैसे आएगा? देखिए कुल मिला के आपको कुल क्रय दिया है, नगद क्रय दिया, क्रय वापसी दी। अब दिमाग लगाओ, अगर कुल क्रय में से नगद क्रय अलग कर दे और क्रय वापसी अलग कर दे तो बचेगा क्या? उधार क्रय ही तो बचेगा। आपका कुल क्रय है, इस कुल आपको उधार क्रय चाहिए तो कुल क्रय में से नगद क्रय को अलग कर दो और क्रय वापसी तो उसको भी क्या कर दो? अलग कर दो। तो जो बचेगा क्या आएगा? उधारी तो आएगा। तो बोलो कुल क्रय कितना दिया है? 16,000। ठीक है, नगद क्रय कितना दिया है? 3,000। क्रय वापसी कितना दिया है? 1,000। चलो घटाओ कितना आ गया? 12,000। ये आ गया 12,000 उधार क्रय। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे क्या? औसत लेनदार। क्या निकालना है? औसत लेनदार। तो बोलो औसत लेनदार का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो प्रारंभिक लेनदार प्लस अंतिम लेनदार बटे 2, यही होता है। तो देखिए इसमें क्या दिया है? प्रारंभिक लेनदार 1,000 दिया, प्रारंभिक देय विपत्र क्या दिया? 9,000 दिया। 1 अप्रैल को दिया, ये प्रारंभिक है। 31 मार्च को दिया क्या है? अंतिम है। तो लेनदार दिया 1 अप्रैल 1,000 और देय विपत्र दिया 1 अप्रैल का भी 900। तो दोनों सेम है, लेनदार भी और देय विपत्र दोनों क्या है? भाई बहन। तो देय विपत्र को भी आपको लेना है। 1,000 ये और 900 कितना हो जाएगा? प्रारंभिक लेनदार आप बोलोगे 1900। कितना बोलोगे? 1900। समझ में आ गया? प्लस अंतिम लेनदार, तो अंतिम लेनदार 1400 और 700 कितना हो जाएगा? 2100 रुपये डिवाइड बाय 2। तो चलो जोड़ो कितना आ जाएगा? 4,000 बटे 2 कितना आ गया? 2। तो क्या आ गया? औसत लेनदार 2,000 आ गया। समझ में आ गया? तो अपन लिख सकते हैं देन लेनदार आवर्त अनुपात बराबर, लेनदार आवर्त अनुपात बराबर शुद्ध उधार क्रय कितना दिया है? 12,000 बटे कितना? 2,000 कितना आ गया? 6 गुना। कितना आ गया? 6 गुना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, अब हमको क्या चाहिए? औसत भुगतान अवधि। तो बोलो फॉर्मूला बोलो औसत भुगतान अवधि का क्या हो सकता है? औसत भुगतान अवधि बराबर क्या हो जाएगा? बोलो औसत लेनदार, औसत लेनदार बटे शुद्ध उधार क्रय बटे क्या लेंगे? शुद्ध उधार क्रय। हाँ, गुणे 365 अगर दिनों में निकालना है तो बोलो औसत लेनदार कितना दिया बॉस यहाँ पर? बोलो औसत लेनदार है 2,000, शुद्ध उधार क्रय कितना है? 12,000 और दिनों की संख्या कितनी? 365। चलो सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करके दिखाओ मेरे को कितना आएगा। ये आ जाएगा लगभग 60 कितना आ जाएगा? 8,3 आ जाए, यानी कि आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट, या फिर 61 दिन बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 61 दिन। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये था तुम्हारा क्या? लेनदार आवर्त अनुपात। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट देखिए क्या लिखा है। कार्यशील पूंजी अनुपात की गणना कीजिए कहता है। चालू संपत्ति दिया 9 लाख रुपए, जबकि प्रचालन से आय कितना दिया? 30 लाख। प्रचालन से आय का मतलब होता है शुद्ध विक्रय। क्या होता है प्रचालन से विक्रय का मतलब? प्रचालन से आय का मतलब होता है शुद्ध विक्रय। 30 लाख मतलब विक्रय है एक प्रकार से। चालू दायित्व 3 लाख है, विक्रय वापसी कितना दिया? 50,000। ठीक है, आपको क्या करना है? कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात निकालना है इस बार। क्या निकालना है? कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। देखिए कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात का जनरली फॉर्मूला होता है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात बराबर, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात बराबर फॉर्मूला हो जाता है इसका। जनरली फॉर्मूला होता है बेचे गए माल की लागत। क्या होता है? बेचे गए माल की लागत। बेचे गए माल की लागत जनरली फॉर्मूला होता है बेचे गए माल की लागत। ठीक है, लेकिन आप लोग के 12वीं के स्तर पता है यहाँ पे क्या लिया जाता है? बेचे गए माल की लागत के स्थान पर यहाँ से आप क्वेश्चन बनाएंगे शुद्ध विक्रय से बनाएंगे। किससे बनाएंगे क्वेश्चन? शुद्ध विक्रय। बट एग्जाम में अगर आए दोनों से बना देना। अगर क्वेश्चन में बेचे गए माल की लागत भी दिया है और शुद्ध विक्रय भी दिया है ना, दोनों से बना देना। समझ गए? बेचे गए माल की लागत से ही बना लेना, शुद्ध विक्रय से ही बना लेना। समझ गए? ओके, अगर विक्रय दिया तो फिर विक्रय से बनाना। क्लियर है? ठीक। डिवाइड बाय फॉर्मूला होता है कार्यशील पूंजी। डिवाइड बाय क्या फॉर्मूला होगा? कार्यशील पूंजी। अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या क्या दिया आपको। चालू संपत्ति दिया 9 लाख, प्रचालन से आय मतलब शुद्ध विक्रय दिया 30 लाख,
चालू दायित्व 3 लाख और विक्रय वापसी 50,000। विक्रय वापसी तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रचालन से आय दे दिया मतलब शुद्ध विक्रय दे दिया है, ठीक है। तो आपको सीधा बनाना है, तो क्या लगता है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? शुद्ध विक्रय बटे कार्यशील पूंजी। तो अपन सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे शुद्ध विक्रय बटे कार्यशील पूंजी। तो देखिए शुद्ध विक्रय बटे क्या लेंगे? कार्यशील पूंजी ले लेंगे अपन लोग। तो बताइए शुद्ध विक्रय कितना, अच्छा कार्यशील पूंजी निकाले, तो बोलो कार्यशील पूंजी का फॉर्मूला क्या होगा? कार्यशील पूंजी इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। चालू संपत्ति माइनस क्या ले लेंगे? चालू दायित्व ले लेंगे। तो चालू संपत्ति कितना दिया बताइए यहाँ पर? 9 लाख, जबकि चालू दायित्व कितना दिया है? 3 लाख। कितना आ गया आंसर? 6 लाख। कितना आ जाएगा आंसर? 6 लाख रुपए। आगे समझ में? तो अपन लिख सकते हैं देन कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात बराबर कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ फॉर्मूला कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात बराबर यहाँ फॉर्मूला होगा क्या? शुद्ध विक्रय। तो शुद्ध विक्रय कितना बोल दो? 30 लाख है बटे कार्यशील पूंजी कितना? 6 लाख। चलो सॉल्व करें, 5 जीरो कैंसिल, 6 पंचे 30, 5 गुना कितना आ जाएगा? 5 गुना आ जाएगा। समझ आया आंसर कि नहीं आया? आ गया। यह है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात का फॉर्मूला। इसके अलावा जो कार्यशील मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं ना अपन क्रियाशीलता अनुपात, उसमें और चीजें क्या पढ़ोगे आप लोग? तो इसमें इसके अलावा आप लोग ये पढ़ेंगे सबसे पहले तो देखो, इसके अलावा कार्यशील पूंजी के अनुसार अलग से आप लोग पढ़ेंगे स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात। क्या पढ़ेंगे? स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात पढ़ोगे। तो स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात में क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, व्यापार का शुद्ध विक्रय जो दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको लिख लेना है और उसमें बटे कर देना है तुमको क्या? शुद्ध स्थायी संपत्ति। जितना आपके व्यापार में स्थायी संपत्ति विद्यमान है ना, तो उसको क्या कर देना? भाग कर देना। क्या आ जाएगा? शुद्ध स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात आ जाएगा। क्लियर आप सभी को? ठीक है। इसी प्रकार दूसरा आपको निकालने की नौबत आएगी और वो है तुम्हारा कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। क्या आएगा? कुल संपत्ति आवर्त अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुल संपत्ति आवर्त अनुपात आ जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कुल संपत्ति, क्या करोगे? शुद्ध विक्रय। क्या लिखोगे? शुद्ध विक्रय। और चिट्ठा दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में बकायदा, तो चिट्ठे में जितने कुल संपत्ति ना जोड़ देना, जो आएगा डिवाइड बाय क्या कर देना? कुल संपत्ति। तो क्या निकल आएगा? कुल संपत्ति आवर्त अनुपात आ जाएगा शुद्ध विक्रय से, ठीक है। और अंत में आता है चालू संपत्ति आवर्त अनुपात। क्या लिखेंगे? चालू संपत्ति आवर्त अनुपात। तो चालू संपत्ति आवर्त अनुपात अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? बेचे गए माल की लागत। क्या लिखना है यहाँ पर? यहाँ शुद्ध विक्रय यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे? बेचे गए माल की लागत। बेचे गए माल की लागत बटे कर देना इसमें क्या आप लोग? बेचे गए माल की लागत बटे चालू संपत्ति, ठीक है। अगर बेचे गए माल की लागत क्वेश्चन में नहीं दी तब आप शुद्ध विक्रय को क्या कर सकते हो? अपना सकते हो। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? हालांकि 12वीं के स्तर पर शुद्ध विक्रय का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में आया तो आप दोनों से बना लेना। कई राइटर लोग शुद्ध बेचे गए माल की लागत मान के चलते, कई राइटर शुद्ध विक्रय। ओके, बट आप लोग के देखिए 12th हिंदी मीडियम में ना ज्यादा इसका डीपली क्वेश्चन नहीं आता जनरली। मेरे ख्याल से शायद स्थायी संपत्ति आवर्ती वगैरह वगैरह देगा भी नहीं आप लोगों को। ज्यादातर शुरुआत अच्छे से करो। तैयारी किसकी करनी है आप लोग को? परीक्षा सार ले लो, नवबोध का परीक्षा सार में जो क्वेश्चन दिए उसी को दो। और गौर करोगे ज्यादातर क्वेश्चन किसके मिलेंगे आपको? चालू अनुपात के ही मिलेंगे। ज्यादा इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उतना नहीं, थ्योरी के हिसाब से इसको अपन दिमाग में क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, ठीक है। ओके, नोट करो फिर बताते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अधिमान अंश पूंजी, समता अंश पूंजी, मतलब पूरा चिट्ठे का पूरे जो कंटेंट होते हैं वो सारी चीजें दी हुई है और विक्रय आपको 30 लाख रुपए दिया हुआ है। आपको अनुपात निकालना है, तो बोलो पहला कौन सा अनुपात निकालेंगे? शुद्ध संपत्ति अनुपात निकाले। तो बोलो पहला अपन क्या निकालेंगे? शुद्ध संपत्ति अनुपात। क्या नहीं बोला, मैं बता रहा हूँ ना भाई, वही तो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या निकालेंगे अपन? शुद्ध संपत्ति अनुपात। तो शुद्ध संपत्ति अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया गया, मतलब क्या बोले? शुद्ध विक्रय। बोलो सब एक साथ फॉर्मूला, शुद्ध विक्रय बटे कुल संपत्ति। सिखाए थे? शुद्ध कुल विक्रय बटे क्या लिखेंगे? शुद्ध संपत्ति। तो बोलो शुद्ध विक्रय और बटे कुल संपत्ति। तो देखो कुल संपत्ति कैसे निकालोगे? देखिए कुल संपत्ति, तो ये सब संपत्ति दिख रहा है आप लोगों को, संयंत्र और मशीनरी से लेकर पूरा रोकड़ तक है। सारी संपत्ति को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, ठीक है। जोड़े कितना हो जाएगा? 8 5 13 लाख, 13 और 2 14 लाख, 14 और 1 15 लाख, 15 और 1 16 लाख, 16 और 1 17 लाख, 17 लाख वो हो गया। तो 17 लाख को दिमाग में रख लो। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद फिर 8 और 10 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 2 लाख, 17 और 2 18 19 लाख। कितना आ गया? 19 लाख। तो बेटा आपका कुल संपत्ति आया 19 लाख। 20 लाख आ रहा है क्या? क्योंकि आप 15 को 14 बोले थे उस समय। अच्छा 15 को 14 बोल दिया था क्या मैंने?
भाई कितना है, 8 5 13, 13 2 15, हाँ 15 और 1 16, हाँ ठीक है, कितना आ गया 20 लाख आया, कितना आया 20 लाख आ गया 20 लाख। जबकि ये कितना है, विक्रय कितना है 30 लाख, तो 30 लाख रुपए ले लो। चलो डिवाइड करोगे कितना आएगा 1.5 गुना, आ जाएगा आंसर 1 कितना आ जाएगा 5 गुना। समझ में आ गया, आंसर आ गया। वैसे नंबर 2 हमको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को, इसमें निकालना है शुद्ध स्थायी संपत्ति अनुपात। क्या निकालना है, स्थायी संपत्ति अनुपात। तो स्थायी संपत्ति अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, शुद्ध विक्रय बटे शुद्ध विक्रय बटे क्या ले लेंगे, स्थायी संपत्ति। शुद्ध विक्रय बटे स्थायी संपत्ति ले लेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो स्थायी संपत्ति शुद्ध विक्रय बटे स्थायी संपत्ति। तो चलो बताओ स्थायी संपत्ति कौन कौन है। संयंत्र और मशीनरी क्या है स्थायी संपत्ति, भूमि भवन स्थायी संपत्ति, मोटर कार स्थायी संपत्ति, फर्नीचर स्थायी, स्टॉक स्थायी है, चालू है, बाकी सब चालू है, देनदार बैंक रोकड़ सब क्या है चालू है। तो स्थायी कौन कौन सा, फर्नीचर तक है। तो जोड़ो 8 5 13, 13 2 15, 15 और 1 16 लाख, कितना गया। तो स्थायी संपत्ति कितना है बॉस 16 लाख है, 16 लाख, और कुल इधर कितना आ गया 30 लाख। सॉल्व कर लोगे, क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे 30 और 16 को, तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 30 बटे 16 कर लो, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1.85875 गुना। क्या आ जाएगा आंसर 1.875 गुना। समझ में आ गया। ऐसे अपन क्या निकालेंगे, नंबर 3 चालू संपत्ति अनुपात। क्या लिखेंगे, चालू संपत्ति अनुपात। चालू संपत्ति अनुपात निकाल लो। तो बोलो चालू संपत्ति अनुपात क्या है, शुद्ध विक्रय बटे चालू संपत्ति को, शुद्ध विक्रय बटे चालू संपत्ति। तो बताइए इस बार चालू संपत्ति कौन कौन है, चालू संपत्ति कौन कौन है बॉस, स्टॉक से है होगा। तो चलो जोड़ो 1 2 2 लाख, 2 लाख अलग रख लो, 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20, तो कितना हुआ 2 और 1 3 लाख, कितना रुपए हो गया 3 लाख रुपए हो गया। कितना हो गया, चालू संपत्ति हो गया 3 लाख, जबकि विक्रय कितना था 30 लाख। कितना आ गया 10 गुना। कितना आ जाएगा आंसर 10 गुना। नहीं आया समझ में, इस प्रकार से अपन लोग क्या कर लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सी समझ आया बात, ठीक है। तो आज हमारा क्रियाशीलता, हाँ जी कौन सा गलत जोड़ दिए क्या, कितना हो रहा है 4 लाख हो रहा है, कैसे 4 लाख होगा, अच्छा हाँ 2 और 2 4, हाँ 4 लाख, 4 लाख, ठीक ठीक। कितना आ जाएगा 4 लाख। अब चलो सॉल्व कर दो सॉल्व। 7.5 7 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 गुना। अब समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा कौन सा संपत्ति था भैया, स्थायी संपत्ति, यानी क्रियाशीलता अनुपात क्या हुआ आज हमारा कंप्लीट हुआ। अब आखिरी बच जाएगा क्या, सकल लाभ, और हाँ मतलब लाभदायकता अनुपात। क्या रह जाएगा, लाभदायकता अनुपात रह जाएगा। तो अगली मुलाकात नए टॉपिक के साथ होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय बाय।